यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही बार देखने को मिला। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में जो हम लोग हिस्ट्री सेशन में जो है वैदिक काल के बारे में जो इससे पहले वाले क्लास में पढ़े थे, तो बहुत हद तक जो है हम लोगों ने वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से संबंधित जो जानकारियों को प्राप्त कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने यह देखे थे कि वैदिक काल जो है, जो वैदिक काल का कार्यकाल रहा तो उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो किस आधार पर किया गया है, और उसके बाद वैदिक काल जो है या वैदिक सभ्यता जो है या किस तरह की सभ्यता है, इन सारे के बारे में देखे थे। उसके बाद जो है ऋग वैदिक काल, जो वैदिक काल को 2 वर्गों में बांटा गया, एक आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। तो इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वरूप क्या था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इसकी क्या मतलब इसमें क्या बदलाव आया, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में देखे। तो आज की क्लास में जो है हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से संबंधित क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यह देखेंगे कि देखिए वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में जो है कुछ नदियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के दरमियान जो है, आज हम लोग उस नदी को जिस नाम से जानते हैं, उस समय हम लोग उस नदी को दूसरे नाम से जानते हैं, और यही दूसरा नाम जो है, जो कि उस समय जाना जाता था, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। और उस समय जो है वैदिक काल में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कुछ दर्शनों का जो वहाँ पे क्या किया गया था, उसकी रचनाएं हुई थी, उससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जो है यज्ञ वगैरह कराए जाते थे, उससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में जो है हम लोग मुख्य रूप से यही देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। तो मैं आप लोगों को नदी जो बताऊंगी मैप के माध्यम से बताऊंगी। देखिए ऐसे तो मैं नाम को सारे को यहाँ पे लिख दूंगी, आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग नोट डाउन कर लें और जो है आप लोगों का काम हो गया, सिर्फ रट लीजिएगा। लेकिन नहीं, मैं मैप के माध्यम से बताऊंगी ताकि जो है आप लोगों को डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए हम लोग भारत का मैप को ड्रॉ करते हैं। यह हो गया आपके भारत का मैप। तो देखिए एक है आपका सिंधु नदी, जो कि कहाँ से, तिब्बत के पठार से निकलती, भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए या अरब की। मैं यहाँ पे पाकिस्तान के मैप को भी ड्रॉ कर देती हूँ। चलिए ये है पाकिस्तान, मेरा पड़ोसी, लेकिन बहुत खतरनाक। यह है कौन सा नदी, आपका सिंधु। उसके बाद जो है आपका कौन सा नदी है, झेलम। उसके बाद है आपका कौन सा, चेनाब। उसके बाद है आपका कौन सा नदी, रावी। एक है आपका आ जाता है कौन सा नदी, वह सतलज। यह आपका कौन सा नदी, यह भी जो है तिब्बत की पठार से ही निकलती है, यह आपका सतलज। यह आपका कौन सा नदी, यह रावी है। और एक नदी है वह है व्यास, यह आपका व्यास है। देखिए एक जो आपका है राजस्थान वाला एरिया में एक नदी आपका आ जाती है सरस्वती। सरस्वती नदी अभी जो है धराशायी हो गई है, पर यह है मेरा कहने का कि सरस्वती नदी जो है अभी नहीं बहती है, मतलब वह जो है मतलब स्थल में जो है वह धराशायी हो गई है। तो एक आपका सरस्वती नदी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, और ये इन्हीं सबके किनारे जो है उस समय इन्हीं सबके किनारे क्या हुई थी, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का क्या हुआ था, यहाँ पर आर्यों ने इसी क्षेत्र में जो है उसका क्या किया था, यहाँ पे स्थापना किया थे या स्थापित किए थे या आए थे आर्य लोग। और उसके बाद धीरे धीरे जो है उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन लोगों ने बिहार के गंडक जो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है यहाँ तक आ गए थे। तो देखिए इस एरिया में कहा जाता है यहाँ पे गंगा और दोआब। तो गंगा दोआब मतलब गंगा यमुना दोआब मतलब हो गया कि गंगा नदी तक, तो गंगा यमुना के दोआब में भी देखने को मिलता है, लेकिन गंगा यमुना से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। तो मैं ये सारे नदी को क्यों मैप के माध्यम से ड्रॉ करी हूँ, इसलिए करी हूँ कि इसका जो पुराना नाम है, तो वैदिक काल के समय इसका क्या क्या नाम थे। तो देखिए सिंध का क्या नाम था,
सिंधु का क्या नाम था? सिंध। झेलम का क्या नाम था? वितस्ता। चेनाब का क्या नाम था? अस्कीनी। रावी का परुसनी। ब्यास का विपाशा बसु या विपाशा। अब उस याद रखने के लिए जो है आप लोग रिलेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सतलज का जो है शत्रुदी। तो सिंधु का सिंध हो गया, झेलम का वितस्ता, झेलम का क्या? वितस्ता। चेनाब का अस्कीनी, रावी का परुसनी, ब्यास का विपाशा, सतलज का शत्रुदी और सरस्वती का क्या? घग्घर। तो इन सारी नदियों का नाम जो है उस समय ये थे। ये मतलब क्या? सिंधु का सिंध, झेलम का वितस्ता, चेनाब का अस्कीनी, रावी का परुसनी, ब्यास का विपाशा, सतलज का शत्रुदी, घग्घर, सरस्वती का क्या? घग्घर। तो ये सारे जो नदी हैं, इन सारे नदियों का जो नाम है उस समय ये थे। यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही बार देखने को मिला है, तो इस दृष्टिकोण से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं यहाँ पे इसीलिए मैप के माध्यम से आप लोगों को बताई हूँ कि आप लोग जो वैसे भी रट सकते हैं और रट भी लेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जो है आपके माइंड में नहीं रहेंगे। यदि आप लोग इस तरह से देख लेंगे तो क्या होगा कि एक दो बार पढ़ेंगे बस माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया नदी की बातें। किसकी बातें? नदी की बातें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी? तो हम लोग बात करेंगे यज्ञ की। यज्ञ देखिए, वैदिक काल में जो है कई प्रकार के यज्ञ कराए जाते थे। उनमें से जो है प्रमुख यज्ञ जो है उसको हम लोग देखेंगे। इनमें से एक होता था आपका अश्वमेध यज्ञ, दूसरा आपका राजश्रेय यज्ञ, तीसरा आपका वाजपेय यज्ञ। और भी यज्ञ होते थे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे यज्ञ हो जाते थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि मान लीजिए एक राजा है, इतना बड़ा उसका क्षेत्र है, एक राजा इस क्षेत्र के हुए, ये राज है आपका, दूसरा भी है और इधर जो है आपका क्या है, फिर राज्य है। तो क्या होता था कि एक राज्य के राजा के द्वारा जो है उस समय घोड़े की बहुत ही ज्यादा मान्यता थी। तो जब एक राज्य के राजा के द्वारा एक घोड़ा को किस आधार पर, मतलब घोड़ा को जो है एक यज्ञ कराए जाते थे और यज्ञ के दरमियान जो घोड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था, सजा धजा करके जो है घोड़ा को जो है छोड़ दिया जाता था स्वतंत्र रूप से अपने राज्य से। मतलब कि राज्य के अंतर्गत जो भी प्रजा वगैरह, जो भी उसके सैनिक वगैरह राजा के होते थे, उसके देखरेख में जो है वह छोड़ देते थे, वह घोड़ा चाहे जहाँ जाए। तो जब छोड़ देते थे, जब यह घोड़ा दूसरे राज्य में, किसी दूसरे राज्य में एंट्री कर जाते थे। एंट्री करने का तात्पर्य यह हो गया कि जब वह घोड़ा दूसरे राज्य में एंट्री कर गए हैं तो उस राज्य में क्या हो जाएगा, इस राजा का क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा। यह राज्य जो है इसके अधीन आ जाएंगे। और दूसरे अर्थ में यह देखिए, यदि वह घोड़ा इस राज्य में नहीं एंट्री कर पाता है, यहीं पर मतलब पकड़ लेता है, एंट्री करने से पहले ही मान लीजिए इसको पकड़ लिया इस राज्य के राजा के द्वारा या इस राज्य के प्रजा या सैनिकों के द्वारा, तो क्या हो जाएगा कि युद्ध वगैरह करना पड़ता था। युद्ध में चाहे ये हारे या ये जीते, यह राज्य जीते चाहे यह राज्य के राजा जीते थे। तो बाद में फैसला होता था कि कौन जीतेगा, जो जीतता था वह उसके अधीन हो जाते थे। तो इसमें यही मतलब मुख्य रूप से यही था कि एक राज्य के राजा
यज्ञ कराते थे, अश्वमेध यज्ञ कराते थे। उसमें अश्व की मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सजाया जाता था और स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, जहाँ जाना है चले जाए। तो जब दूसरे राज्य में एंट्री कर जाते थे, एंट्री करने का तात्पर्य यह हो गया कि दूसरा जो राज्य है हमसे कमज़ोर है, तभी तो हमारे घोड़े को जो है एंट्री करने दिया, उसको पकड़ नहीं पाया, वह अपने राज्य में एंट्री करने से उसको रोक नहीं पाया। तो इसका तात्पर्य यह हो जाता था कि वह राजा हमसे कमज़ोर है और यह राज्य उसके अधीन आ जाता था। जब यह राज इसको यहीं पे रोक देता था घोड़ा को, तब क्या होता था कि ये इधर से लोग सेना लेकर के आते थे, मतलब पहले से ही लोग तैयार थे। इधर से भी युद्ध होता था, चाहे जो जीते जो हारे, जो जीतेगा वह उसके अधीन हो जाएगा, जो हारे मतलब जो जीतेगा हारने वाला राज उसके अधीन आ जाता था। तो अश्वमेध का यही मुख्य रूप से क्या था, अर्थ था। चलिए हम लोग बात करते हैं राजश्रेय यज्ञ। जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था, आप लोग ऐसे रामायण महाभारत में देखे होंगे, और यदि कोई राजा वगैरह वाला मूवी वगैरह देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे, जैसे कि हाल फिलहाल में मैं किसकी बात करूं, एक साउथ की मूवी आई थी जिसमें भल्लाल देव वगैरह, तो उस मूवी में जो है आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे जो राजाभिषेक होता है तो उसमें क्या होता था, राजाभिषेक के समय जो यज्ञ कराए जाते थे तो उसको क्या कहा जाता है, राज्यश्रेय यज्ञ। कौन सा यज्ञ, उसको राज्यश्रेय यज्ञ कहा जाता है। तीसरा आपका हो जाता है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ में जो है कोई भी देश, कोई भी राज्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जो है, अपने शक्ति को दिखाने के लिए कि उसके पास कितनी शक्ति है, जब इसका प्रदर्शन करता है खुले रूप से, तो इसी को कहते हैं वाजपेय यज्ञ। यह जो है चलन आप आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि इंडिया में ही, जैसे 15 अगस्त वगैरह 26 जनवरी वगैरह में जो परेड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो है भारत के पास से जो है जैसे कि झांकी वगैरह हो गया वो निकलते हैं। उसके बाद जो वायुसेना के द्वारा, थल सेना के द्वारा जो दिखाया जाता है अपने भारत का शक्ति प्रदर्शन, तो ये कहीं ना कहीं उस समय के वाजपेय यज्ञ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के मुख्य यज्ञ हो गए, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अब हम लोग दर्शन की चर्चा करेंगे। दर्शन जो है, ऐसे तो बहुत सारे दर्शन है, लेकिन इनमें से जो है मुख्य रूप से 6 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनमें से आपका है कौन कौन सा, एक है न्याय दर्शन, उसके बाद आपका है सांख्य दर्शन, उसके बाद है आपका योग दर्शन, उसके बाद है आपका वैशेषिक दर्शन, उसके बाद है आपका मीमांसा, उसके बाद है आपका वेदांत। तो वेदांत की रचयिता कौन है, तो वेदांत की रचयिता जो है, या इसको कहते हैं, एक को कहते हैं पूर्व मीमांसा, एक को कहते हैं उत्तर मीमांसा। तो इसे वेदांत के जो है रचयिता कौन है, तो वादरायण। इसके जो मीमांसा के कौन है, कनाड। उसके बाद आपका न्याय दर्शन के कौन है, तो न्याय दर्शन के जो है आपके हैं गौतम, और सांख्य दर्शन के कपिल, और योग दर्शन के कौन है, तो योग दर्शन के है पतंजलि। और एक दर्शन है, यह मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रही हूँ, मैं इसको नहीं बताऊंगी, आगे वाले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वैशेषिक दर्शन के जो है रचनाकार है वह कौन है। तो ये रहे 6 दर्शन जो कि वैदिक काल में इसकी रचना की गई थी। तो आज जो है, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखे थे, तो आज की क्लास में हम लोगों ने नदियों के बारे में देखे, उसके बाद कौन कौन से यज्ञ जो हुए कराए जाते थे उसमें, उसके बारे में देखे, और उसके बाद जो हम लोग दर्शन को देखे। तो ये रहा वैदिक काल से संबंधित। आज जो है वैदिक काल से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, इन 2 क्लासों में हम लोगों ने वैदिक काल से संबंधित जानकारियों को देखी और कंसेप्ट को क्लियर किए। जहाँ पे हम लोगों ने इससे पूर्व वाले क्लास में वैदिक काल की विशेषताएं, उसके बाद वैदिक काल को 2 वर्गों में जो डिवाइड किया गया, ऋग्वैदिक काल एक, दूसरा जो आपका उत्तर वैदिक काल, तो वहाँ पे उसके बारे में जो है राजनीतिक स्वरूप, आर्थिक, उसके बाद सामाजिक, धार्मिक स्वरूप के बारे में देखे। और आज जो है हम लोग जो है, जो वैदिक काल में जो मुख्य नदियाँ थी
उसके बारे में देखें, फिर दर्शन के बारे में देखें, फिर यज्ञ के बारे में देखें, तो पूर्ण रूप से जो है हम लोग लगभग सारी चीज़ों को जो है वैदिक काल से संबंधित या वैदिक सभ्यता से संबंधित कॉन्सेप्ट एवं जानकारियों को प्राप्त कर चुके हैं। तो यदि आप लोग इन 2 वीडियो को देख लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और पेन डाउन कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं और उसके बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, तो इतना कर लेने के बाद जो है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आप लोग इस चैनल में या इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो इस फैमिली से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।